नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। मलेरिया सबसे घातक बीमारियों में से एक है। इसने करोड़ों की जान ले ली है और आपको बता दें लगातार और भी गंभीर होता जा रहा है। लेकिन क्या मलेरिया का सिर्फ नेगेटिव रूप है? नहीं, मलेरिया का एक पॉजिटिव रूप भी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि आखिरकार मलेरिया पॉजिटिव रूप में कैसे देखा जाता है। चलिए खास रिपोर्ट देखिए। मलेरिया का पॉजिटिव रूप। मानव इतिहास के निर्माण में मलेरिया की प्रमुख भूमिका। मलेरिया ने दिया इतिहास को नया आकार। मलेरिया ने की थी रोमन साम्राज्य की रक्षा। जापानी सैनिकों का कराया था समर्पण। इतिहास के निर्माण में गैर मानवीय शक्तियों की भी भूमिका रही है। नई दुनिया के नाम से मशहूर अमेरिका में खेतों के मालिक मूल अमेरिकियों के बजाय अफ्रीकी गुलाम क्यों पसंद करते थे? अफ्रीकी देश सेनेगल की गोरी आइलैंड स्थित गुलामों के संग्रहालय के प्रभारी अलोय कोली बताते हैं, इसका एक कारण मलेरिया है। अफ्रीकी गुलामों में मलेरिया ने दी थी दस्तक। गुलामों और बाहर से आकर बसे लोगों के खून में परजीवियों के कारण अमेरिका महाद्वीप में मलेरिया ने दस्तक दी थी। स्थानीय एनाफिलिस मच्छर ने उन्हें हर जगह फैलाया। जल्द ही बड़ी संख्या में मूल अमेरिकी और यूरोपीय लोग मलेरिया से मरने लगे। लेकिन मच्छरों से भरे गन्ने के खेतों में काम करने के बावजूद अफ्रीकी गुलाम इस बीमारी से बचे रहते थे। उन्हें मलेरिया से प्रतिरोध विरासत में मिला था। अफ्रीका में बेहद घातक था मलेरिया। दी फीवर किताब में सोनिया शाह लिखती हैं, वेस्ट इंडीज के जमींदार किसी यूरोपीय की तुलना में अफ्रीकी गुलाम के लिए 3 गुना अधिक पैसा देते थे। दी मॉस्क्विटो में तिमोथी बेनगोड लिखती हैं, अन्य बीमारियां भी फैलने वाले मच्छरों ने किसी अन्य जानवर की तुलना में हमारे इतिहास को आकार देने में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अफ्रीका में मलेरिया बेहद घातक था। यूरोपीय प्रवासी उससे मर जाते थे, इसलिए वे बड़ी संख्या में उन इलाकों में जाकर बसे जहां मच्छर कम थे, जैसे दक्षिण अफ्रीका, केन्या, जिम्बाब्वे और उत्तर प्रदेश का भूमध्य सागर तटीय क्षेत्र। दूसरी ओर पश्चिम अफ्रीका में बसने वालों के हर वर्ष मरने की आशंका 50% थी। गैर मलेरियाई इलाकों में बसे यूरोपीय प्रवासी। अफ्रीका के मलेरिया से प्रभावित क्षेत्रों में फ्रेंच और ब्रिटिश शासक स्थानीय लोगों के माध्यम से शासन चलाते थे। जिन इलाकों में मलेरिया नहीं था, वहां बड़े पैमाने पर यूरोपीय प्रवासी बस गए। मलेरिया बताता है कि 47 लाख गोरों की आबादी का दक्षिण अफ्रीका नाइजीरिया से इतना अलग क्यों है? वहां बहुत कम गोरे हैं। दक्षिण अफ्रीका गोरों के रंगभेदी शासन के लिए कुख्यात था। नाइजीरिया की राजनीति मुसलमानों और ईसाइयों के बीच विभाजित है। मलेरिया ने अन्य महाद्वीपों को भी आकार दिया। किसी समय यह यूरोप में बहुत अधिक फैला था। प्राचीन रोम पर विजय पाना इसलिए मुश्किल था क्योंकि दलदली क्षेत्र इसकी हिफाजत करता था। रोमन लोग सोचते थे कि वहां घातक धुएं के कारण लोग बुखार के शिकार होते हैं, इसलिए गंदी हवा से मलेरिया शब्द बना। ईसा पूर्व 218 में हन्निबल ने रोम पर हमला किया, लेकिन मलेरिया के कारण वह जीत नहीं पाया। उसकी पत्नी, बेटे और अधिकतर सैनिकों की मौत हो गई। बारबोरियस के हमले का भी यही नतीजा हुआ। मलेरिया ने सैनिकों का समर्पण कराया। कई सदी तक मलेरिया की दवा सिंचोना की छाल की कमी रही। डच सरकार ने इंडोनेशिया में इसके पेड़ उगाए। 1900 तक डच हर साल 5000 टन कुनैन बनाने लगे थे। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनों ने नीदरलैंड पर हमला कर कुनैन के भंडार पर भी कब्जा कर लिया। जापानियों ने इंडोनेशिया पर हमला कर सिंचोना के बगीचे हथिया लिए। इस तरह दुनिया की 95% कुनैन तानाशाह ताकतों के कब्जे में आ गई। मित्र देशों की फौजों के पास मलेरिया से बचाव के साधन कम थे। दक्षिण पूर्व एशिया में उनके 60% सैनिक मलेरिया से बीमार पड़ गए थे। बाटान द्वीप में अमेरिका और फिलिपीनी सैनिकों ने जापानियों के सामने जब आत्मसमर्पण किया, तब वे मलेरिया से पीड़ित थे। तो देखा आपने किस तरीके से मलेरिया ने रोमन साम्राज्य की रक्षा की, साथ ही सैनिकों को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर दिया। तो ये था मलेरिया का पॉजिटिव रूप। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।